हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम करेंगे 9th क्लास की बुक मूवमेंट्स के 3rd चैप्टर को, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, रिटन बाय R.K. लक्ष्मण। तो इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर हैं, महिंद्रा एंड ईश्वरन। जैसा कि आपको टाइटल से ही पता चल रहा है कि जो ईश्वरन है, ही इज वेरी गुड एट टेलिंग स्टोरीज। वो स्टोरी सुनाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। बड़े ही अच्छे तरीके से स्टोरी में सस्पेंस लाकर, पूरा इंटरेस्ट लाकर वो स्टोरी को सुनाता है, जो महिंद्रा को बहुत ही पसंद आती है। जो ईश्वरन है वो महिंद्रा का कुक है। एक रात क्या होता है, जो महिंद्रा है वो उठ जाता है अपनी नींद से, और वो क्या देखता है, एक बादल जैसी क्लाउडी सी फॉर्म देखता है डार्क कलर की, और वो डर जाता है, उसे पसीने आ जाते हैं। क्या वो घोस्ट है जिसको वो देखता है? क्या वो भूत है? ये हमें स्टोरी पढ़ने से पता चलेगा। तो अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। ये जो स्टोरी है ये सुनाई जाती है गणेश को, और कौन सुनाता है? महिंद्रा। अब जो गणेश है वो कोई मेन कैरेक्टर नहीं है स्टोरी में, बस उसका नाम एक ही बार स्टोरी में आता है। तो महिंद्रा उसको स्टोरी सुनाता है। महिंद्रा कौन है? एक सुपरवाइजर है। वो एक कंपनी में सुपरवाइजर है। अब सुपरवाइजर हम किसे कहते हैं? जो सुपरवाइज करते हैं। कहीं पे कोई काम चल रहा है तो वहां देखते हैं कि काम ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, वर्कर पूरे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, सामान यहाँ पे पूरा है या नहीं है। तो वो एक सुपरवाइजर था, और एक ऐसी फर्म में था, ऐसी कंपनी में काम करता था जो ऑफर करती थी सुपरवाइजर्स को ऑन हायर, मतलब किराए पर वो देती थी, सुपरवाइजर्स को भेजती थी। अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वो भेजा करती थी, वो जो कंपनी थी। जैसे कि कोई फैक्ट्री बन रही है वहां पर, जैसे कि कोई ब्रिजेस बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं वहां पर, कोई डैम्स बन रहे हैं वहां पर, एंड ऐसे कोई भी काम होता था वहां पर वो जाता था और एज ए सुपरवाइजर काम करता था। महिंद्रा का जॉब क्या था? नजर रखना सारी एक्टिविटीज के ऊपर, जो भी वर्क साइट के ऊपर काम चल रहा होता था। लेकिन क्या होता था, उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था बार बार, जैसा कि उसे ऑर्डर मिलता था उसके हेड ऑफिस से। क्योंकि कभी किसी फैक्ट्री में काम चल रहा है, वो किसी और जगह है, किसी ब्रिज पर जाना है, वो किसी और जगह है, मतलब उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। कई बार उसे कोल माइनिंग में जाना पड़ता था, जहाँ पे कोयले की माइनिंग होती है। फिर कई बार रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन कहीं पे हो रहा होता था तो वहां जाना पड़ता था। महीनों काम करने के बाद उसे शायद जाना पड़े किसी केमिकल प्लांट में जिसका काम चालू होने वाला है, तो उसे इस तरीके से कई जगहों पर जाना पड़ता था। वो अनमैरिड था, उसकी शादी अभी नहीं हुई थी, तो उसकी जो नीड्स थी, उसकी जो ज़रूरतें थी, वो बड़ी ही सिंपल थी, और वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था कैसी भी ओड कंडीशन हो। अगर कंडीशंस अच्छी भी नहीं होती थी तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था, क्योंकि उसके साथ उसकी फैमिली नहीं थी, अनमैरिड था, अकेला था। चाहे उसे रहना पड़े किसी इल इक्विप्ड सर्किट हाउस में, सर्किट हाउस में ऐसे रहना पड़े जहाँ पे ज़रूरत का सामान भी पूरा नहीं है, वहाँ पर भी वो रह लेता था। कोई मेकशिफ्ट कैनवास का टेंट होता था, मेकशिफ्ट मीन्स टेम्परेरी, कोई टेम्परेरी कैनवस का बना हुआ टेंट होता था किसी स्टोन क्वेरी के बीच में, जहां पर स्टोन्स को निकाला जाता है, उस जगह पर उसे रहना पड़े तो वो रह लेता था आराम से। उसके पास एक एसेट थी, एक एडवांटेज थी, एक चीज थी जिससे उसको बहुत ही हेल्प मिलती थी, और वो क्या था? उसका कुक, जिसका नाम क्या था? ईश्वरन। जो कुक था वो बहुत ज्यादा अटैच था महिंद्रा के साथ, मतलब अपने मालिक के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच था, और बिना कोई कंप्लेन किए हुए वो फॉलो करता था। जहां कहीं भी उसकी पोस्टिंग होती थी, जहां कहीं भी उसे जाना पड़ता था महिंद्रा को, उसके साथ ईश्वरन जाता था और कोई शिकायत नहीं करता था। वो महिंद्रा के लिए कुकिंग किया करता था, उसके कपड़े धोया करता था, और अपने मास्टर के साथ बातें भी किया करता था रात को। जो ईश्वरन था उसमें एक क्वालिटी थी कि वो वीव आउट कर लेता था। वीव का मीनिंग होता है बुनना, मतलब जैसे किसी धागे को हम बुनते हैं, वैसे ही वो किसी भी स्टोरी को बुन लिया करता था, बना लिया करता था। या फिर कोई एनेक्डोट्स हो जो रियलिटी पर बेस्ड होती हैं, छोटे मोटे किस्से कहानियां, वो बना लिया करता था अलग अलग सब्जेक्ट्स पर। इस चीज में वो एक्सपर्ट था। ईश्वरन के अंदर एक अमेजिंग कैपेसिटी थी कि वो वेजिटेबल्स को, और जो कुकिंग का सामान होता था, इंग्रेडिएंट्स होते थे, उनको प्रोड्यूस कर लेता था पता नहीं कहां से। जहां पर वो सामान नहीं भी मिलता था वहां पर भी वो ले आता था वो सामान, कहीं से भी, चाहे वो किसके मिडिल में हो, किसी वीरान से लैंडस्केप में, कोई वीरान सी जगह पे हो जहां पे कोई शॉप नहीं है, दूर दूर तक, मीलों तक कोई शॉप नहीं है, वो सामान को इकट्ठा कहीं ना कहीं से कर ही लेता था। और ऐसा लगता था जैसे कि वो जादू से
डिलीशियस डिशेस बना लेता था, अच्छे अच्छे खाने बना लेता था फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ। 1 घंटे के अंदर अंदर ही जब वो पहुंचता था किसी जिंक शीट के शेल्टर में, मतलब जहां पे छत क्या हो, टिन की हो, जो रूफ है टिन की हो, उस जगह पर भी वो रहते थे। ऐसे जगह पर जहां पे आसपास कोई शॉप नहीं है, कोई चीज नहीं है, वो वहां पर भी सामान कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके और अच्छा खाना बना दिया करता था, जहां पर भी उन्हें किसी नए वर्क प्लेस पर जाना पड़ता था। तो ये क्वालिटी उसके अंदर थी। अब उनकी रोज की रूटीन कैसे थी? जो महेंद्रा था, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाया करता था, ब्रेकफास्ट करने के बाद वो काम पर चला जाया करता था, और अपने साथ क्या लेकर जाता था? कुछ प्रिपेयर्ड फूड भी लेकर जाता था, खाना बना हुआ लेकर जाता था। ऑब्वियसली वो खाना तो ईश्वरन ही बनाता था। उस दौरान ईश्वरन क्या करता था? जब महेंद्रा काम पर चला जाता था, शेड को पूरा साफ करता था, कपड़ों को धोता था, वॉश करता था, और बड़े रिलैक्स तरीके से नहाता था, आराम से नहाता था। कई बकेट्स, कई बाल्टियां पानी की अपने ऊपर उड़ेलता था, अपने सिर के ऊपर उड़ेलता था, और धीरे धीरे मटरिंग करता था, धीरे धीरे प्रार्थना भी बोलता रहता था जिस दौरान वो नहाता था। जब तक वो सारे काम करता था, लंच का टाइम हो जाता था, और लंच करने के बाद उसकी आदत थी कि वो थोड़ा पढ़ता था। सोने से पहले वो कुछ पढ़ता था, और जो बुक वो ज्यादातर पढ़ता था वो क्या होती थी? तमिल के थ्रिलर पढ़ा करता था। ऐसी बुक्स, ऐसे नॉवल जिसके अंदर सस्पेंस होता है, एक्साइटमेंट होता है, और जो कई सौ पेजेस की बुक्स होती हैं, उनको वो पढ़ा करता था। उन बुक में जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन होता था ना, जिस तरीके से डिस्क्राइब की गई होती थी चीजें या नरेट की गई होती थी, वो उसको क्या कर लेती थी? थ्रॉल कर लेती थी। ईश्वरन जैसे कि उनके कब्जे में आ जाता था, उसके ऊपर कब्जा कर लेती थी सारी चीजें, वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता था वो पढ़ने में, नॉवेल्स को, उन किताबों को। और वो जो अब खुद अपनी चीजों को डिस्क्राइब करता था, जब वो खुद किसी चीज को डिस्क्राइब करता था, तो उसमें प्रभाव नजर आता था, इन्फ्लुएंस नजर आता था तमिल ऑथर्स का, जो तमिल राइटर्स होते हैं उनका प्रभाव नजर आता था। जब वो नरेट करता था ना कोई छोटा से छोटा इंसिडेंट भी, तो ईश्वरन कोशिश करता था कि उसमें सस्पेंस आए, उसमें सरप्राइज आए। एंडिंग में एंडिंग उसकी कैसे हो? छोटे से छोटे इंसिडेंट की सरप्राइज और सस्पेंस में उसकी ये आदत बन गई थी। वो ऐसे ही सुनाया करता था छोटे छोटे इंसिडेंट्स को। अगर एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि अगर उसने ये बात कहनी है कि आज मैंने रोड पर पड़ा हुआ, हाईवे पे पड़ा हुआ अपरूटेड, मतलब एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा, अगर उसने ये सिंपल सी बात भी कहनी है, तो वो किस तरीके से कहेगा? अपनी आईब्रोज को क्या करेगा? आर्क शेप में ले आएगा, जैसे टेढ़ी सी कर लेते हैं ना अपनी आईब्रोज को, वैसे करेगा, और अपने हाथ जैसे उठाएगा ऊपर की तरफ, पूरे ड्रामेटिक जेस्चर के साथ, पूरा ड्रामा होता है बिल्कुल वैसा ही करता था। उसके हाथ वैसे ही चलते थे कि रोड बिल्कुल वीरान था, खाली था, मैं बिल्कुल अकेला था। अचानक मैंने क्या देखा? कोई चीज एक बहुत बड़े एनॉर्मस बुशी बीस्ट की तरह लग रही थी, कोई मुझे एनिमल लग रहा था बहुत बड़ा, जो हाथ पैर फैलाकर पड़ा हुआ था रोड पर। और मेरा मन क्या किया कि मैं वापस मुड़ जाऊं, कि मैं वापस चला जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं नजदीक आया, मैंने क्या देखा? कि ये गिरा हुआ पेड़ है, इसकी सूखी हुई ब्रांचेस हैं, और वो वहां पर पड़ा हुआ है, फैल कर पड़ा हुआ है। तो मतलब उसका जो कहने का तरीका था ना, वो एक छोटी सी बात को भी, कि एक टूटा हुआ पेड़ हाईवे पर पड़ा हुआ है, वो इस तरीके से नहीं कहेगा, पूरे ड्रामेटिक वे में सस्पेंस उसमें लाकर, सरप्राइज लाकर ऐसे वो सुनाया करता था। और जो महिंद्रा था ना, कैनवस की चेयर में बैठ जाता था और सुनता था ईश्वरन की कहानियों को अनक्रिटिकली, मतलब उसको टोकता नहीं था, कोई कंप्लेन बीच में नहीं करता था, आराम से उसकी कहानियों को सुना करता था। तो अब वो एक इंसिडेंट जो ईश्वरन है महिंद्रा को सुनाता है। देखो कैसे सुनाता है। वो कहता है, जिस जगह से मैं आता हूँ ना, वो जगह फेमस है टिम्बर के लिए, लकड़ियों के लिए, जो कमर्शियल यूज होता है लकड़ियों का, वैसी लकड़ियों के लिए वो फेमस है, जिससे फर्नीचर, बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं। ईश्वरन ऐसे शुरू करता था, और आगे क्या कहता था? वहां पे बहुत ही ज्यादा पेड़ों वाला फॉरेस्ट है हर तरफ, मतलब जंगल है, वो एरिया जंगल वाला है। जो लॉग्स है ना, जो कटी हुई लकड़ियां होती हैं, पेड़ों को काटा जाता है, उनके लट्ठे होते हैं, जो लोग्स है ना, उन्हें खींचा जाता है लॉरीज के ऊपर, उन्हें ट्रक पर रखा जाता है, लॉरीज के ऊपर रखा जाता है एलिफेंट्स के द्वारा, क्योंकि वो भारी होते हैं, और एलिफेंट्स उन्हें ले जाकर वहां पर रखते हैं लॉरीज में। एलिफेंट्स होते हैं वो बहुत ही बड़े, बहुत बड़े बड़े, बिग, वेल फेड, जिन्हें पाला जाता है बहुत ज्यादा खिलाकर, ऐसे बीस्ट होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं।
लेकिन वो आगे कहता है जब वो वाइल्ड हो जाते हैं ना, जब वो थोड़े मैड हो जाते हैं, वाइल्ड हो जाते हैं, तो जो मोस्ट एक्सपीरियंस महाउट होता है ना, महाउट हम किसको बोलते हैं? वैसे हिंदी में हम महावत बोलते हैं, जो कंट्रोल करता है एलिफेंट्स वगैरह को, उसको हम महावत बोलते हैं। तो कहता है जो मोस्ट एक्सपीरियंस महाउट होते हैं ना, वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। और इस इंट्रोडक्शन के बाद, पहले वो ऐसा प्रोलॉग देता था, ऐसा इंट्रोडक्शन देता था, उसके बाद जो ईश्वरन था वो पूरी डिटेल में उस एनेक्डोट्स को बताता था, उस स्टोरी को बताता था, मतलब उसने बताया, जो किससे रिलेटेड थी? एलिफेंट से रिलेटेड थी। तो अब वो आगे स्टोरी कैसे सुनाता है? कहते हैं एक दिन वो जो एलिफेंट था, टस्करम एलिफेंट को ही बोलते हैं, वो एलिफेंट था, वो टिम्बर यार्ड से निकल गया, जहाँ पे लकड़ियाँ काट कर रखी जाती हैं, वहाँ से वो निकल गया और उसने घूमना स्टार्ट कर दिया, बुशेस को स्टैम्प करना स्टार्ट कर दिया, उसको कुचलना स्टार्ट कर दिया अपने पैरों के नीचे जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनको, और उसने फाड़ना स्टार्ट कर दिया वाइल्ड क्रीपर्स को, जो क्रीपर्स लगी होती हैं, बेल लगी होती हैं उनको, और उसने तोड़ना स्टार्ट कर दिया पेड़ों की ब्रांचेस को। जैसा उसका मन कर रहा था वो ऐसा कर रहा था वो एलिफेंट। और आगे उसने कहा क्या आपको पता है सर कि एलिफेंट कैसे बिहेव करते हैं जब वो पागल हो जाते हैं? ईश्वरन अपनी स्टोरी की एक्साइटमेंट में इतना एब्जॉर्ब हो जाता था कि वो फ्लोर से जंप लगाकर खड़ा हो जाता था और अपने पैर को जोर से नीचे मारता था, जैसे कि एलिफेंट करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही करता था। किसकी एमुलेशन करता था? एमुलेशन होता है नकल करना, कॉपी करना, उस मैड एलिफेंट की वैसे ही नकल करते हुए अपना पैर फ्लोर पर पटकता, फिर आगे सुनाता। फिर क्या कहा उसने आगे? जो एलिफेंट था ना, जो पागल हो गया था, वाइल्ड हो गया था, वो आउटस्कर्ट पर पहुंच गया, एक टाउन के जो बाहर का इलाका होता है वहां पर वो बिल्कुल पहुंच गया, किनारे पर पहुंच गया। उसने चार दीवारी को तोड़ दिया, ऐसे तोड़ दिया जैसे कि माचिस की तीलियां होती हैं, वैसे उसने तोड़ दिया। फिर वो आगे स्टोरी सुनाता था, वही एलिफेंट मेन रोड पर आ गया और उसने तोड़ दिया, स्मैश कर दिए। वहां पर जो स्टॉल्स लगे हुए थे, जो फ्रूट बेच रहे थे, उनको क्या कर दिया? स्मैश कर दिया, कुचल दिया। मिट्टी के बर्तन थे, उनको कुचल दिया। कोई कपड़े बेचने वाला था या कपड़े पड़े थे, उनको क्या कर दिया? फाड़ दिया। लोग हेल्टर स्केल्टर भागने लगे। हेल्टर स्केल्टर होता है इधर उधर, कंफ्यूजन में, लोग इधर उधर कंफ्यूजन में भागने लगे और डर कर भागने लगे। जो एलिफेंट था स्कूल के ग्राउंड में वो एंटर कर गया, जहां पर क्या था, बच्चे खेल रहे थे, वहां पर वो एंटर कर गया। उसने जो ईंटों की बनी हुई दीवार थी उसको पहले तोड़ दिया। ये देखकर सारे के सारे लड़के जो बॉयज थे वो अपनी अपने क्लासरूम में भागकर चले गए और उन्होंने अपने डोर्स को बंद कर लिया टाइटली। लेकिन जो बीस्ट था, वो जो एलिफेंट था, वो ग्रंटेड किया, उसने आवाज निकाली, जैसा कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं एलिफेंट, उसने आवाज निकाली और इधर उधर घूमना स्टार्ट कर दिया। उसने खींचकर बाहर निकाल दिया फुटबॉल के गोल पोस्ट को, जहां पे फुटबॉल का गोल पोस्ट बना होता है जिसके अंदर गोल करते हैं, उसको उखाड़ कर उसने बाहर निकाल दिया। और उसने जो वॉलीबॉल का नेट लगा होता है उसको भी फाड़ दिया। और उसने किक मारकर, पानी के लिए ड्रम पड़े थे उनके ऊपर किक मारकर उनको बिल्कुल फ्लैट कर दिया। और उसने क्या कर दिया? अपरूट कर दिया, जड़ों से उखाड़ दिया वहां पे जो छोटे मोटे प्लांट्स लगे थे। उतनी देर में क्या हो गया, जितने भी टीचर्स थे ना उस स्कूल के, वो सब क्या हो गए? टेरेस पर चले गए, छत पर चले गए, डर कर उस स्कूल बिल्डिंग की टेरेस पर चले गए। और वहां से वो बड़ी बेबसी से देख रहे थे डेप्रिडेशन को, कि वो जो खराब कर रहा है, उखाड़ रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है एलिफेंट, उस चीजों को वो देख रहे थे। एक भी पर्सन ऐसा नहीं था, एक भी सोल ऐसा नहीं था जमीन पर, जमीन पर कोई भी नहीं था, ग्राउंड पर कोई भी नहीं था, या तो रूम के अंदर चले गए या छत पर चले गए, मतलब कोई वहां पर नजर नहीं आ रहा था। गलियां ऐसे लग रही थी जैसे कि खाली हो गई हों, मानो कि जितने भी निवासी हैं ना, इनहेबिटेंट्स हैं वहां के पूरे टाउन के, वो सारे के सारे गायब हो गए हों। बच्चे क्लासों में चले गए, टीचर्स छत पर चले गए स्कूल की, जो टाउन के लोग थे वो बिल्कुल कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और आगे ईश्वरन क्या कहता है, उस समय मैं जूनियर क्लास में था और मैं ये सारा ड्रामा देख रहा था, छत पर खड़ा हुआ। कहता है मुझे नहीं पता मुझे क्या सूझा, उस समय मुझे क्या हुआ, अचानक मैंने किसको पकड़ा? एक छड़ी को, एक स्टिक को, टीचर के हाथ से मैंने वो छड़ी ले ली, स्टिक ले ली, और मैं नीचे भागा स्टेयर से, ओपन ग्राउंड में जहां पर वो एलिफेंट था, मैं वहां पर गया। जो एलिफेंट था उसने फिर प्रोड्यूस किया अपने साउंड को, जैसे कि एलिफेंट आवाज निकालते हैं, बिल्कुल उसने ऐसे ही आवाज निकाली।
और उसने बहुत बुरी तरीके से सूंड में जो उसने पेड़ों की ब्रांचेस को पकड़ रखा था वो उनको झुलाने लग गया, कभी इधर कभी उधर। फिर उसने जोर से अपने पाँव को नीचे पटका उस एलिफेंट ने। बहुत ज्यादा जो मड थी, कीचड़ थी, मिट्टी थी, डस्ट थी, वो उड़ने लग गई, मतलब ऊपर की तरफ आई। वो एलिफेंट देखने में बड़ा ही डरावना लग रहा था, फ्राइटनिंग लग रहा था। लेकिन मैंने क्या किया, मैं धीरे से आगे की तरफ गया, उस एलिफेंट की तरफ। मेरे हाथ में थी स्टिक। लोग मुझे देख रहे थे, उस सीन को देख रहे थे हिप्नोटाइज होकर। हिप्नोटाइज का मीनिंग होता है जैसे कि किसी को वश में कर लेना। कहता है लोग जैसे कि हिप्नोटाइज हो गए थे। आसपास के जो घरों की छत थी, हाउस थे, उनके टॉप्स पर लोग थे और वो देखकर सब हिप्नोटाइज हो गए थे। जो एलिफेंट था उसने मुझे देखा रेड आइड के साथ। रेड आइड मीन्स बड़े ही एंगर के साथ, बहुत ही गुस्से के साथ उसने मुझे देखा और वो मेरी तरफ दौड़ने के लिए तैयार। उसने उठाया, लिफ्ट किया अपनी सूंड को, अपनी ट्रंक को, और जोर से आवाज निकाली। उसी समय मैं आगे की तरफ मूव किया और इकट्ठा करके मेरे में जितनी ताकत थी, फोर्स थी, मैंने इकट्ठा किया और मैंने मारा, पटका। उसके थर्ड टो नेल पर मैंने जोर से मारा। जो बीस्ट था, जो एलिफेंट था, वो स्टंड हो गया, भौचक्का सा रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, कुछ मोमेंट के लिए तो। उसके बाद वो कांपने लग गया सिर से लेकर पांव तक, और फिर वो नीचे गिर गया, कोलैप्स हो गया। इतनी स्टोरी सुनाने के बाद ईश्वरन स्टोरी को छोड़कर चला गया। उसने स्टोरी को पूरा ही नहीं किया और उठा ममलिंग करता हुआ, धीरे धीरे बोलता हुआ, मैं अभी वापस आ रहा हूं, गैस को जलाकर और डिनर को गर्म करके मैं अभी वापस आ रहा हूं। महिंद्रा जो उस स्टोरी को पूरे ध्यान के साथ, रैप्ट अटेंशन के साथ, पूरा अट्रैक्ट होकर, फैसिनेट होकर सुन रहा था, वो जैसे बीच में ही लटका रह गया। मतलब वो पूरी स्टोरी सुन ही नहीं पाया। वेन ही रिटर्न, जब ईश्वरन वापस आया तो ईश्वरन ने वहीं से स्टोरी सुनाना स्टार्ट नहीं किया, मतलब थ्रेड को। जैसे कि हम कोई चीज बुन रहे होते हैं तो बीच में छोड़कर चले जाते हैं थ्रेड को, तो उसने आते ही उस थ्रेड को नहीं पकड़ा, मतलब स्टोरी वहीं से स्टार्ट नहीं की। महिंद्रा को उसे रिमाइंड करवाना पड़ा, उसे याद कराना पड़ा कि जो कंक्लूजन है, जो स्टोरी का अंत है, कंक्लूजन है, वो तो भी पेंडिंग है भाई, आगे भी तो बताओ क्या हुआ। उसके बाद ईश्वर ने इतना ही कहा कि वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया। वेटरनरी डॉक्टर कौन से होते हैं? जो एनिमल्स का इलाज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम उन्हें वेट भी बोलते हैं। तो वो कहते हैं वेट को बुलाया गया उस एनिमल को ठीक करने के लिए, रिवाइव करने के लिए। तो ईश्वर ने ना श्रक किया, मतलब थोड़ा सा मूव किया अपने कंधों को कैजुअली, जैसे कोई बात ही नहीं है, और आगे कहा, तो 2 दिन बाद उस हाथी को उसका महाउट ले गया, मतलब उसका महावत ले गया जंगल में। तो यहां पर उसने स्टोरी खत्म की। तो आगे से महिंद्रा ने पूछा, तुमने मैनेज कैसे कर लिया ईश्वरन, ये सारे काम तुमने कैसे कर लिए, तुमने उस एलिफेंट को कैसे गिरा दिया नीचे? उसने ये क्वेश्चन पूछा ईश्वरन से। तो उसने आगे से क्या आंसर दिया, रिप्लाई दिया, कहता है इसका कोई लेना देना है जापानीज आर्ट के साथ। कहता है मेरे ख्याल से इसे कराटे कहते हैं या फिर जूजित्सु कहते हैं। और कहता है मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ऐसा करने से नर्वस सिस्टम पैरालाइज हो जाता है थोड़ी देर के लिए। उसका कहने का मतलब था कि ये मैंने कहीं पढ़ा था, ये एक जापानीज आर्ट होती है, मैंने उसी का यूज किया और थोड़ी देर के लिए जो हाथी था, वो एलिफेंट था, पैरालाइज हो गया। तो एक दिन भी नहीं बीतता था कि जब ईश्वरन रिकाउंट नहीं करता था, याद नहीं करता था, बताता नहीं था किसी स्टोरी को, उसमें एडवेंचर होता था, हॉरर डर होता था और सस्पेंस होता था। ऐसी स्टोरी वो सुनाया करता था, चाहे वो स्टोरी क्रेडिबल होती थी या नहीं, विश्वास के लायक होती थी या नहीं। लेकिन जो महिंद्रा था ना, वो एंजॉय करता था, क्योंकि उसका जो स्टोरी सुनाने का तरीका होता था वो यूनिक होता था। जो ईश्वरन था ना, वो कमी पूरी कर देता था टीवी की, क्योंकि महिंद्रा कभी कहाँ रहता था, कभी कहाँ शिफ्ट करते रहता था, उसके पास टीवी तो होता नहीं था। तो उसे लगता था कि टीवी से भी ज्यादा एंटरटेनिंग क्या है, ईश्वरन है, ईश्वरन की स्टोरीज हैं। तो उसको क्या लगता था कि जो टीवी की कमी है उसके लिविंग क्वार्टर्स में, वो ईश्वरन पूरी कर देता है। एक मॉर्निंग क्या हुआ, जब महिंद्रा अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन ने उससे पूछा, क्या मैं आज कोई चीज स्पेशल बना सकता हूँ डिनर के लिए? सर आज मैं कोई चीज स्पेशल बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आज बड़ा ही ऑस्पिशियस डे है, आज बड़ा ही शुभ दिन है। हमारी ट्रेडिशन के अनुसार, हमारी परंपरा के अनुसार हम अलग अलग तरीके की डेलिकेसीज, स्वादिष्ट खाना बनाते हैं खिलाने के लिए आत्माओं को, स्पिरिट्स को, हमारे पूर्वजों की, एंसेस्टर्स की। तो उस रात महिंद्रा ने एंजॉय किया बहुत ही डिलीशियस डिनर। उसने ईश्वरन की तारीफ की, उसकी जो खाना बनाने की स्किल थी ना, उसकी तारीफ की कि उसे खाना बनाना बहुत ही अच्छा आता है। वो बहुत ही खुश था, जो महिंद्रा था बहुत ही खुश था।
लेकिन जिस चीज की उम्मीद नहीं थी ना, वो हुआ उस समय। ईश्वरन ने क्या किया, भूत प्रेत की स्टोरीज उसने सुनानी शुरू कर दी, और वो जो जैसे सुनाई ना, वो तरीका बड़ा गैरिश था, मतलब एक तरीके से शो ही था। ऐसा सुनाया जो महिंद्रा को क्या लगा, अनप्लेजेंट लगा। उसने कहा, क्या आपको पता है सर, ये जो पूरी की पूरी फैक्ट्री एरिया है ना, जहां पर हम रह रहे हैं, वो कभी क्या था, बरियल ग्राउंड था। यहाँ पर क्या थी, डेड बॉडीज को दफनाया जाता था, मतलब कब्रिस्तान था। उसने यहां से कहना स्टार्ट किया। महिंद्रा को एकदम झटका लगा। महिंद्रा वो जो इतनी प्लेजेंट रेवरी में था, मतलब खोया हुआ था, एक ऐसी स्टेट में चला गया था खुशी वाली, जिसमें वो खोया हुआ था। इतना अच्छा खाना खाने के बाद, सेटिस्फाइंग मील लेने के बाद, उससे वो एकदम झटके से बाहर निकला जब ईश्वरन ने ये बात बताई। और उसने आगे क्या कहा ईश्वरन ने, कि मुझे तो पहले दिन ही ये पता था, जब मैंने यहाँ पे क्या देखा था, एक ह्यूमन स्कल देखा था, ह्यूमन का स्कल देखा था, मतलब खोपड़ी देखी थी। अभी भी सर मैंने कई सारे स्कल्स देखे हैं, खोपड़ियां देखी हैं, और हड्डियां देखी हैं, बोन्स देखी हैं। ईश्वरन कंटिन्यू रहा, ये बात आगे बताता रहा। तो ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, जैसे ये स्कल पड़ी है, ये बोन्स पड़ी हैं, ऐसा उसने बताया। और वो बताता चला गया, नरेट करता चला गया, कि कभी कभार उसे भूत भी दिखाई देते हैं रात को, रात को उसे भूत भी दिखाई देते हैं। और वो आगे क्या बोला, कि सर मैं आसानी से डरता नहीं हूं ऐसी चीजों से, मैं बड़ा ही ब्रेव हूं, मैं बहुत ही बहादुर हूं। लेकिन एक घोस्ट, एक भूत इतना भयानक था, वो एक वुमन का था, जो मेरे को नजर आया। कहां पर, मिडनाइट में। मिडनाइट में फुल मून, जिस दिन चांदनी रात होती है, उस दिन वो नजर आता है, और वो मुझे नजर आया। वो बहुत ही अगली क्रीचर है, बहुत ही भद्दा दिखने वाला क्रीचर है। उसके हेयर कैसे हैं उस वुमन के, मैटेड, उलझे हुए। उसके फेस पर क्या है, झुर्रियां सी पड़ी हुई हैं, सिकुड़ा सा फेस है, जैसे कि किसी स्केल्टन का होता है, कंकाल का। वो स्केल्टन लगती है वो लेडी, कंकाल लगती है। और उसने क्या पकड़ रखा होता है, एक फीटस। फीटस क्या होता है, अनबोर्न बेबी, वो बेबी जो भी पैदा भी नहीं हुआ, उसको पकड़ा होता है अपनी बाजुओं में। ऐसा भूत, वो बड़ा ही भयानक है, उसको देखकर डर लगता है। महिंद्रा एकदम कांप गया जैसे ही उसने ये डिस्क्रिप्शन सुनी ना, और उसने इंटरप्ट किया शार्पली, तेजी से बोला, महिंद्रा क्या तुम पागल हो ईश्वरन, कोई ऐसी चीजें नहीं होती, घोस्ट या स्पिरिट्स नहीं होती, भूत या आत्माएं नहीं होती। ये सब क्या है, फिगमेंट हैं तुम्हारी इमेजिनेशन की, तुम्हारे जो कल्पनाएं हैं ना, उनका प्रोडक्ट है, उनसे बनी हुई चीजें हैं ये, ऐसी कोई चीज होती नहीं है। अपना जरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसको चेक करवाओ, मतलब अपने पेट को चेक करवाओ, और अपने सिर को भी शायद चेक करवाओ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम नॉनसेंस बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। महिंद्रा थोड़ा घबरा गया, और उसने ये बात कही, और महिंद्रा उस रूम से निकल गया, और रात को सोने के लिए चला गया। और उसे ये उम्मीद थी कि जो ईश्वरन है ना, वो नाराज रहेगा, 2-3 दिन के लिए तो नाराज रहेगा ही, क्योंकि मैंने उस पर गुस्सा किया है। लेकिन क्या हुआ, अगली मॉर्निंग क्या हो गया, जो महिंद्रा था वो हैरान हो गया। उसने जब अपने कुक को, ईश्वरन को क्या पाया, वैसा ही खुश जैसा कि वो रहता था, और वैसा ही टॉकेटिव, वैसे ही वो बातें कर रहा था, बहुत ज्यादा बातें करता था, बिल्कुल वैसा ही था, वो जरा भी नाराज नहीं था। उस दिन से क्या हुआ, जो महिंद्रा था ना, अपनी, चाहे वो जैसे भी बातें करता था कि मैं ब्रेव हूं, निडर हूं, महिंद्रा, जब कभी भी वो बेड में सोने के लिए जाता था ना, सोने में उसके थोड़ी सी अनईज होती थी, उसे थोड़ी परेशानी होती थी, वो अनकंफर्टेबल सा रहता था। जब से उसने ये स्टोरी सुनी थी, हर रात वो क्या करता था, वो झांकता था अंधेरे में, डार्कनेस में, अपनी विंडो से, जहां पर वो सोता था साथ में ही विंडो थी, और वो विंडो से बाहर झांकता था, और ये पक्का करने की कोशिश करता था कि बाहर कोई मूवमेंट तो नहीं है, कोई डार्क शेप तो नहीं है विसिनिटी में, जहां तक वो देख सकता है वहां पर उसे कोई चीज तो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अंधेरा ही अंधेरा उसे नजर आता था, और टिमटिमाती हुई लाइट्स नजर आती थी एक फैक्ट्री की, जो माइल्स अवे थी, मीलों दूर थी, उसकी लाइट नजर आती। महिंद्रा हमेशा से ही एडमायर करता था, तारीफ करता था, जब उसे क्या दिखाई देता था, मिल्की वाइट लैंडस्केप नजर आता था ना, जिस दिन फुल मून नाइट होती थी, मतलब जो चांदनी रात की रोशनी होती थी ना, उसे बहुत पसंद आती थी। लेकिन जब से उसने ईश्वरन की स्टोरी सुनी थी ना, उस फीमेल घोस्ट की, उस भूत की, अब वो अवॉइड करता था, विंडो से बाहर देखता ही नहीं था, उसे डर लगता था। चांदनी रात होती थी तो उसे डर लगता था। एक रात क्या हो गया, महिंद्रा अचानक उठा अपनी नींद से, क्योंकि उसे हल्के हल्के आवाज आई,
विंडो के पास मौन की, किसी के रोने की जैसे आवाज उसे आई। शुरू शुरू में तो उसने क्या कहा कि कोई कैट है जो किसको प्राउलिंग कर रही है, ढूंढ रही है चूहे को। लेकिन जो साउंड थी ना, इतनी गटरल थी, मतलब ऐसी रफ सी थी कि वो कैट की नहीं हो सकती। पहले तो उसने अपनी उत्सुकता जो होती है ना, क्यूरियोसिटी होती है, उसको दबाया कि अगर मैं बाहर देखूं तो मुझे कोई ऐसा सीन नजर ना आ जाए कि जिससे मेरे दिल की धड़कन रुक जाए, मेरा दिल ही बैठ जाए। इसलिए शुरू में तो उसने बाहर नहीं देखा। लेकिन जब वो रोने की आवाज और ज्यादा तेज हो गई और लेस फिलाइन हो गई, फिलाइन हम किससे बोलते हैं, ये कैट की फैमिली होती है, मतलब उसे ऐसा नहीं लग रहा था ये किसी कैट की आवाज है, तो वो दबा नहीं सका अपने टेम्पटेशन को। जो उसके अंदर एक टेम्पटेशन सी आ रही थी बाहर देखने की, एक उत्सुकता सी आ रही थी, उसको वो दबा नहीं सका। अपने आप को नीचे झुकाकर, लोअर करके विंडो की सिल तक ले आया सिर को, और उसने बाहर देखा। उसे व्हाइट शीट नजर आई मूनलाइट की, बाहर चांदनी रात की रोशनी नजर आई। ज्यादा दूर नहीं, एक डार्क क्लाउड जैसी फॉर्म उसे नजर आई, जिसने पकड़ा हुआ था अपने हाथ में एक बंडल। महेंद्रा को तो जैसे पसीने आ गए, वो डर गया, बिल्कुल घबरा गया, और अपने पिल्लो पर सिर को दोबारा रख लिया। जैसे एकदम झटके से उसने अपना सिर पिल्लो पर रख लिया, पेंटिंग करते हुए, हांफते हुए। और धीरे धीरे जब उसने रिकवर किया इस बुरे, इस भयानक एक्सपीरियंस से, तो उसने अपने आप को समझाना शुरू कर दिया, रीजन देना शुरू कर दिया, और बाद में कंक्लूड किया कि ये जरूरी कोई ऑटो सजेशन होगा। ऑटो सजेशन हम क्या कहते हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो अपने आप ही चीज़ों को दिखाता है, जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं तो हमें वो चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। तो महिंद्रा को ऐसा ही लगा कि ये ऑटो सजेशन है, अपने आप ही मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक्चुअली में नहीं है। उसने कहा ये कोई ट्रिक है जो उसका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो प्ले कर रहा है उसके साथ, ये कोई रियलिटी नहीं है। जब वो सुबह उठा ना मॉर्निंग में, और नहा लिया और बाहर आया ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो वो जो डर था ना पिछली रात का, वो उसकी मेमोरी से जा चुका था, उसकी यादों से फेड हो चुका था, जा चुका था। ईश्वरन ने डोर पर उसको ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग वगैरह कहा, और फिर उसे लंच पैकेट दे दिया और उसका बैग दे दिया महिंद्रा का। जैसे ही महिंद्रा बाहर कदम रख रहा था ना, तो ईश्वरन ना हंसने लग गया, दांत दिखाकर ग्रिन करने लग गया, हंसने लग गया, और कहा, सर क्या आपको याद है जब उस दिन मैं आपको उस फीमेल घोस्ट के बारे में बता रहा था, उस भूत के बारे में बता रहा था, जिसके हाथ में क्या होता है, फीटस होता है, उसकी बाजुओं में। आपने मेरे पर बहुत गुस्सा किया था कि मैं चीज़ों को इमेजिन करता हूँ, कल्पनाएं करता हूँ, अपने आप ही चीज़ों को बनाता हूँ। आपने मुझे ये कहकर बहुत गुस्सा किया था, लेकिन सर तुमने तो खुद ही देख लिया उस फीमेल घोस्ट को, पिछली रात आपने देख ही लिया। मैं भागता हुआ आया था जब मैंने आवाज़ सुनी थी रोने की, जो आ रही थी तुम्हारे रूम से। मतलब मुझे भी पता है कि आपने कल उस भूत को देख लिया है, क्योंकि रोने की आवाज़ मैंने भी सुनी थी और मैं भी आया था भागता हुआ। जब महिंद्रा ने ये सुना ना, तो जैसे महिंद्रा की जो स्पाइन थी ना, वो ठंडी हो गई डर से, जैसे वो डर से घबरा सा गया पूरा। उसने इंतजार नहीं किया कि ईश्वरन क्या करे, उस सेंटेंस को भी कंप्लीट करे, जो आगे वो कहना चाहता था उसने सुना ही नहीं। वो फटाफट गया अपने ऑफिस में और हैंडेड इन हिज पेपर। हैंडेड इन हिज पेपर मीन्स होता है उसने रिजाइन दे दिया, वहां से रिजाइन दे दिया, और ये डिसाइड कर लिया, फैसला कर लिया कि वो इस हॉन्टेड प्लेस को छोड़ देगा, अगले ही दिन छोड़ देगा। उस प्लेस को जहां पे भूत प्रेत हैं, उस जगह को छोड़ देगा। तो स्टूडेंट, स्टोरी यहाँ पर एंड होती है। तो आपने स्टोरी में देखा होगा कि पूरी की पूरी जो स्टोरी है, उसमें जो एक स्किल दिखाई गई है वो ईश्वरन की, कि उसकी जो स्टोरी टेलिंग स्किल थी, वो जो स्टोरी सुनाया करता था इस तरीके से सुनाया करता था, उसमें सस्पेंस, सरप्राइज सब कुछ डाला करता था। और उसने महिंद्रा को भी ऐसी दो स्टोरी सुनाई, जैसे कि एक एलिफेंट से रिलेटेड, और फिर बाद में ये घोस्ट वाली स्टोरी सुनाई। इस स्टोरी को सुनकर तो महिंद्रा बहुत ही डर गया और उसने रिजाइन भी कर दिया अपने जॉब से। लेकिन हमें इस लेसन में ये नहीं बताया जाता है कि वो वाकई में ही जो महिंद्रा ने देखा था वो फीमेल घोस्ट थी या नहीं थी। ईश्वरन ने अभी अपना सेंटेंस भी पूरा नहीं किया था और वो वहां से निकल गया था जो महिंद्रा था। शायद ईश्वरन बाद में बता देता कि वो कोई भूत नहीं था, वो मैं ही था, मैंने आपको डराने के लिए किया, या फिर वो असली में भूत था, ये हमें बताया नहीं जाता है। तो स्टोरी यहीं पर ही एंड कर दी जाती है। ये हम पर छोड़ दिया जाता है कि हम क्या सोचते हैं कि वो घोस्ट था या नहीं था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया और आपको ये लेसन समझ में आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।